कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इन तीनों से तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलता है, इन तीनों टॉपिक्स से। तो पहले हम बात करते हैं विस्कस फोर्स की। तो विस्कस फोर्स होता क्या है? तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में विस्कस फोर्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में विस्कस फोर्स। और पहले तुम समझो कि विस्कस फोर्स होता क्या है। देखो पहले तुम समझो इस चीज को। तो आपका जो फ्लूइड होता है ना, मतलब जो फ्लूइड होता है, आपका फ्लूइड हमेशा लेयर्स में मूव करता है। मूव इन लेयर्स। लेयर्स का मतलब क्या है कि फ्लूइड के अंदर इस तरीके से एटम्स की काफी लेयर बन जाती है, जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, जैसे इस तरीके से। और इन सब लेयर्स में क्या होते हैं? इन सब लेयर में आपके एटम्स होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो फ्लूइड होता है ना, वो किस में मूव करता है? लेयर्स में। और इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? सपोज करो कि आपके पास कोई केचप की बोतल है। मान लो कि आपके पास कोई केचप की बोतल है। तो अगर तुम कभी भी इस केचप की बोतल को उल्टा करते हो ना, तुम ध्यान से देखना, जो बीच वाला केचप है वो पहले आगे आता है और फिर धीरे धीरे साइड वाला केचप मूव करना चालू करता है। तो यहां पे बेसिकली अंदर क्या होती है? लेयर्स होती है। तो जो लेयर आपके बॉटल के कांटेक्ट में है वो सबसे बाद में मूव करती है, और जो लेयर बीच में है, जो लेयर बॉटल के कांटेक्ट में है, वो तो क्या करती है? सबसे बाद में मूव करती है। और जो लेयर बीच में है वो सबसे पहले बाहर निकलती है। तो याद रखना, आपका जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड किस में मूव करता है? फ्लूइड आपका मूव करता है लेयर्स में। किस में मूव करता है? लेयर्स में मूव करता है ना? हाँ हाँ गर्वित, तेरा जनरली जो फ्लूइड होता है ना, जैसे मान ले कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है। तो फ्लूइड कैसे जाता है? देख, एक लेयर ये, फिर ये एक लेयर, फिर ये एक लेयर। तो जो लेयर तेरे सरफेस के कांटेक्ट में होगी वो सबसे बाद में चलेगी, और जो सरफेस से दूर होगी वो आगे चलेगी। क्योंकि जो लेयर सरफेस के कांटेक्ट में है, सरफेस क्या लगाता है? उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। तो नीचे वाली लेयर सबसे धीरे चलती है, और जो बीच में होती है, मतलब जो ऊपर की तरफ होती है, वो तेज चलती है ना? तो लिखो अपनी कॉपी में, आपका जो फ्लूइड होता है वो किस में मूव करता है? वो मूव करता है लेयर्स के फॉर्म में। और अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, इस लेयर के एटम ऊपर वाले एटम पे फोर्स लगाएंगे, और इस एटम की, इस लेयर के एटम नीचे वाली लेयर पे भी फोर्स लगाएंगे। तो इन लेयर्स के बीच का जो फोर्स होता है ना, वो होता है आपका विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स है क्या? देखो लिखो यहां पे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स act between its different layers which oppose their relative motion is called as viscosity. This internal friction force is called as viscous force. तुम्हारा एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि विस्कस फोर्स किस तरीके का फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, या फिर किस तरीके का फोर्स है? तो इसका आंसर क्या है? आपका विस्कस फोर्स एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है। इंटरनल वर्ड क्यों आया? क्योंकि मान लो ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके नीचे एक और लेयर है। तो क्या होगा? इस लेयर के अंदर भी एटम है, इसके अंदर भी एटम है, इसके अंदर भी एटम है। तो बीच वाली लेयर जब चलेगी ना, तो ऊपर वाली लेयर भी इस पे फोर्स लगाएगी, नीचे वाली लेयर भी इस पे फोर्स लगाएगी। तो लेयर्स लेयर्स के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो होता है आपका विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो लिख लो अपनी कॉपी में, तो ये होता है आपका विस्कस फोर्स। लेकिन याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ फ्लूइड कैसे चलता है, तो आपका जब भी फ्लूइड का मोशन होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? लेयर्स के फॉर्म में होता है। दे मूव इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, है ना? और विस्कस फोर्स होता क्या है? इन लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है अब तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसका फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अब मैं इसके न्यूमेरिकल तुम्हें कराऊंगा, तो उसका न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम ध्यान से समझना। पर इस थ्योरी में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? मेघना कोई डाउट है? रानू कोई डाउट है तो पूछ लो। सिद्धार्थ कोई डाउट है तो पूछ लो। तो फ्लूइड आपका किस में मूव करता है? फ्लूइड मूव करता है आपका लेयर्स के फॉर्म में। तो फ्लूइड के अंदर क्या होता है? इस तरीके से अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती है ना? और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो होता है आपका विस्कस फोर्स। तो होता क्या है, अगर बीच वाली लेयर आगे जाना चाहेगी तो ऊपर वाली भी नहीं जाने देगी, नीचे वाली भी नहीं जाने देगी।
तो इस पे क्या लगेगा, पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना फिर मैं इसके फॉर्मूले पे आ रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, या फिर कई लोग इस फॉर्मूले को लिखते हैं ईटा ए वी अपॉन एल। मैं इन सब चीजों का तुम्हें मतलब समझाऊंगा कि ईटा क्या होता है, ए क्या होता है, वी क्या होता है, एल क्या होता है। लेकिन सबसे पहले आप अपनी कॉपी में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, पहले वो लिख लो। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए वी अपॉन एल। मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और तुम्हें इन सब का मतलब समझ में आ जाएगा। तो एफ होता है आपका विस्कस फोर्स, एफ क्या होता है आपका विस्कस फोर्स। ए होता है आपका एरिया, वी होता है वेलोसिटी, एल मतलब है आपका लेंथ। ये किस चीज की लेंथ है उस पे मैं आ रहा हूं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है ईटा, और ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कई बार एग्जाम में ईटा की ऐसा यूनिट पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में ईटा का डायमेंशन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बताओ ईटा किस पे डिपेंड करता है। तो हम अभी वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ईटा की ऐसा यूनिट निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। सब ध्यान से समझना, बहुत आसान है। तो फोर्स का फॉर्मूला है क्या, ईटा ए वी अपॉन एल। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ईटा की तो निकालनी है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड। लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर गया, तो ईटा की ऐसा यूनिट कितनी आई, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है कि नहीं होता है। फोर्स अपॉन एरिया, तो ईटा की एक और यूनिट क्या आ जाएगी, पास्कल सेकंड। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ईटा की ये दोनों एसआई यूनिट्स। लिख लो अपनी कॉपी में कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, इस तरीके से निकालते हैं। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। और कई लोग पास्कल सेकंड को पॉइस भी लिखते हैं, POISE, पॉइज, POISE, पॉइज। तो ईटा को कई लोग, ईटा की ऐसा यूनिट कई लोग पॉइस भी लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं पास्कल सेकंड, और कई लोग ये वाला फॉर्मूला भी लिखते हैं, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये तीनों आपकी ईटा की ऐसा यूनिट्स है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो, इसमें लिख लो। रानू कोई डाउट है तो पूछो। देखो इसके जो न्यूमेरिकल है वो करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो एक बार इसको लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, एक न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होते हैं इसके। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं ना। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें समझाऊं तो विस्कस का मतलब है कि आपका जो फ्लूइड है वो कितना गाढ़ा है। गाढ़ा होता है जैसे शहद कितना गाढ़ा होता है, कभी शहद देखा है आपने, कितना गाढ़ा होता है। पर आपका पानी बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होता, है ना। तो मतलब किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, शहद की। किसकी कम होगी, पानी की। तो एक तो ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे। और दूसरा याद रखना, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे, लिक्विड्स के लिए। किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। देखो जैसे मान लो चाशनी है, तो मान लो चाशनी ठंडी है, तो वो कितनी गाढ़ी होती है। यही आप चाशनी का टेम्परेचर बढ़ाओ तो चाशनी क्या होती है, आराम से फ्लो करने लगती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका ईटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिक्विड्स के लिए, तो कोई तुम्हें पूछे राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स, तो आपको क्या बोलना है, एक फैक्टर तो क्या है, कौन सा मटेरियल है। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगा। किसके लिए, लिक्विड के लिए। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घट जाता है। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो।
कोई भी डाउट है तो पूछो। अश्विता, मेघना, तहसीन, कोई डाउट है? गर्वित भाई, कोई डाउट है तो पूछो। तो टाइप ऑफ मटेरियल और दूसरा है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ईटा घट जाता है ना? कोई भी डाउट है? नहीं गर्वित, सब पे एप्लीकेबल नहीं बेटा। गर्वित, गैसेस के लिए क्या होता है? गैसेस के लिए तेरा ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और लिक्विड्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तू सोचना ऐसा क्यों होता है? गैसेस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लिक्विड्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें यह फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं, तो तुम सब ध्यान से समझना कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो कि आपके पास कोई सरफेस है। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये कोई सरफेस है, और मान लो कि इस सरफेस के ऊपर आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इस सरफेस के ऊपर क्या है? आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि आपको इसका ईटा दे रखा है 100 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड। और मान लो कि इस फ्लूइड के ऊपर एक प्लेट है, एक प्लेट है, और इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये ऊपर वाला एरिया, ये आपको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, और ये प्लेट आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इस प्लेट और सरफेस के बीच की दूरी है मान लो 10 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा। देखो होगा क्या, ये प्लेट चलेगी तो प्लेट के नीचे जो फ्लूइड की लेयर है वो भी चलेगी। अगर ये लेयर चलेगी तो इसके नीचे वाली भी थोड़ी बहुत चलेगी। अगर ये चलेगी तो थोड़ा नीचे वाला भी चलेगा। तो होगा क्या, सरफेस के पास में जो फ्लूइड है वो नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो प्लेट के जस्ट नीचे जो फ्लूइड है वो तो चलेगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका फ्लूइड कम चलेगा, और जो फ्लूइड सरफेस के कांटेक्ट में होता है या तो वो नहीं चलता है या बहुत धीरे चलता है ना? तो यहां पे क्वेश्चन है कि बताओ इस प्लेट पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पुट करना है, ईटा ए वी अपॉन एल। अब तुम यहां पे वैल्यू पुट करते जाओ। तो ईटा कितना होगा? देखो ईटा कितना दे रखा है 100, तो ईटा की जगह पुट कर दो 100 इंटू एरिया। अब तुम सब ध्यान से सुनना, इस ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है, इस ए का क्या मतलब होता है कि आपका जो फ्लूइड है, आपका जो फ्लूइड है वो प्लेट को कितने एरिया पे टच कर रहा है ना? इस ए का क्या मतलब होता है? इस ए का यह मतलब होता है कि आपका जो फ्लूइड है वो प्लेट को कितने एरिया पे टच कर रहा है। तो एरिया कितना आ जाएगा 10। फिर तीसरा वी का मतलब है प्लेट की वेलोसिटी कितनी है 20, और लेंथ का मतलब है, इस एल का मतलब क्या है कि आपका प्लेट सरफेस से कितना ऊपर है। प्लेट सरफेस से कितना ऊपर है, मतलब जो सरफेस है उससे आपकी प्लेट कितना दूर है। तो नीचे कितना आ जाएगा 10, तो आपका आंसर कितना आएगा 2000 न्यूटन। और ये फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, है ना? तो विस्कस फोर्स पीछे लगेगा, तो अगर आपको प्लेट को इधर चलाना है तो आपको का फोर्स लगाना पड़ेगा इधर। तो इस प्लेट पे विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, सब वापस ध्यान से सुनना। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए वी अपॉन एल। ईटा में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईटा मतलब उस फ्लूइड का ईटा कितना है। वेलोसिटी में भी दिक्कत नहीं आएगी, वी मतलब आपका जो भी प्लेट है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है। ए का मतलब क्या होता है, अब तुम सब ध्यान से समझना। ए का मतलब होता है कि आपका जो फ्लूइड है वो आपकी प्लेट को कितने एरिया पे टच कर रहा है। देखो ऊपर तो टच नहीं कर रहा, साइड में भी नहीं कर रहा, साइड में भी नहीं कर रहा, कहां टच कर रहा है? खाली नीचे। तो ए का वो मतलब होता है। पर एल का मतलब क्या है कि आपकी प्लेट सरफेस से कितना दूर है, तो वो आपका एल आ जाता है। ये इसका आंसर है। हाँ मेघना, एक क्वेश्चन में वापस और करा रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिसको ये समझ में आ गया वो अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना, जिसको नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन को समझना। तो सपोज करो कि आपके पास एक सरफेस है, और मान लो आपके पास यहां पे ऊपर भी एक सरफेस है। ठीक है, और इन दोनों सरफेस के बीच में एक प्लेट है। इन दोनों सरफेस के बीच में एक प्लेट है, और इस प्लेट का इधर वाला एरिया 10 मीटर स्क्वायर और नीचे वाला एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर। और है क्या, यहां पे इस प्लेट के ऊपर नीचे दोनों तरफ कोई फ्लूइड भरा हुआ है।
ऊपर भी फ्लूइड है और आपका नीचे भी फ्लूइड है, और आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर, और आपको दे रखा है कि जो फ्लूइड है इसका ईटा आपको दे रखा है 100, और ये प्लेट इधर की तरफ जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है कि बताओ इस प्लेट पे टोटल विस्कस फोर्स कितना लग रहा है। तो कोई भी चीज अगर किसी फ्लूइड में इस तरीके से मूव करती है तो उस पर क्या लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए वी बाय एल। अब तुम सब ध्यान से देखना अपन कैसे निकालेंगे। देखो अब तुम समझो, ये प्लेट ऊपर भी लिक्विड को टच कर रही है और ये प्लेट नीचे भी लिक्विड को टच कर रही है, तो ऊपर कितना विस्कस फोर्स लगेगा, देखो ईटा की जगह कितना आ जाएगा 100, ऊपर आपका फ्लूइड कहां टच कर रहा है, देखो यहां पे, और ये एरिया कितना दे रखा है 10, वेलोसिटी कितनी है 50, और एल का क्या मतलब होता है, एल का मतलब होता है कि ऊपर वाला सरफेस और प्लेट के बीच में कितनी दूरी है 2, तो ये आ जाएगा 2। तुम चेक करना नीचे भी आपकी सेम वैल्यू आएगी, तो आप दोनों को ऐड कर देना, तो 100 इंटू 10 इंटू 50/2 ये आपका नेट विस्कस फोर्स है। और अगर आपकी प्लेट इधर आ रही है तो आपका विस्कस फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। गर्भित अगर प्लेट फ्लैट नहीं हुई ना तो फिर अपन इतना आसानी से नहीं निकाल सकते। फिर इसका एक और होता है डिफरेंशियल फॉर्मूला, ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। तो हर जगह तेरा एक्स भी अलग होगा, वी भी अलग होगा, तब अपने को डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन काफी ट्रिकी होगा, इसलिए जनरली हमें एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। अगर तेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है तो फिर तेरे को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो हाथ से नहीं कर सकता है ना, अगर अनइवन सरफेस है तो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। सर एक बार वापस समझा दो ना। वापस अच्छा राहुल, तेरे को कहाँ दिक्कत है, देख जो ये फॉर्मूला है ना ईटा ए वी बाय एल, तेरे को ईटा में दिक्कत है, ए में दिक्कत है, वी में दिक्कत है कि एल में दिक्कत है? सर एरिया और लेंथ मतलब एल में दिक्कत आ हाँ रही ठीक है। है। देख ए का मतलब होता है रानू कि तेरा जो फ्लूइड है वो तेरे बॉडी को कितने एरिया पे टच कर रहा है। आपका आपका जो प्लेट मूव कर रहा है उस प्लेट के कितने एरिया पे फ्लूइड कांटेक्ट में। ए का मतलब वो होता है, तो देख यहां पे ऊपर भी 10 मीटर स्क्वायर, तो ऊपर ए कितना लिया 10, और नीचे भी कितना है 10 मीटर स्क्वायर, तो नीचे भी ए कितना लिया 10। और एल का मतलब होता है कि जो आपका स्टेशनरी सरफेस है, देख ये तो तेरा स्टेशनरी है और ये प्लेट मूव कर रही है, तो स्टेशनरी और मूविंग के बीच में ये लेंथ कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, जैसे 2 मीटर है, तो वो पुट करना है एल की जगह। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेघना तेरे को समझ में आया कि डाउट है? आ गया सर। तहसीन, अश्विता, पूछो यार, डाउट है तो गर्वित पूछो, डाउट है तो जतिन, सिद्धार्थ पूछो, डाउट है तो। ओके, डाउट नहीं है तो अब जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सपोज करो एक क्वेश्चन में तुमसे ये पूछूं कि ये आपका एक प्लेट है और नीचे भी आपका एक प्लेट है, ठीक है, और यहां पे बीच में एक आपकी बॉडी है, और इसका जो एरिया है ऊपर का वो है 2 मीटर स्क्वायर, और ऊपर भी एक फ्लूइड है और नीचे दूसरा फ्लूइड है, मतलब ऊपर और नीचे अलग अलग फ्लूइड है, ठीक है। और तुम्हें ये लेंथ दे रखी है 3 मीटर, ऊपर वाली लेंथ दे रखी है 1 मीटर, और ये प्लेट इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। नीचे वाले का ईटा आपको 10 दे रखा है, ऊपर वाले का ईटा आपको 20 दे रखा है, और मैं पूछूं कि बताओ इस पर टोटल विस्कस फोर्स कितना है, चेक करो कितना आएगा। तो देखो नीचे वाला मैं तुम्हें वापस सिखाता हूं, देखो नीचे वाला पहले फॉर्मूला लिखो, ईटा ए वी बाय एल। तो नीचे वाले लिक्विड का ईटा कितना है 10, नीचे वाला लिक्विड कितने एरिया पे कांटेक्ट कर रहा है, इतने एरिया पे, तो एरिया कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 10, और नीचे वाला देखो ये वाला पार्ट स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी से मूविंग कितना दूर है 10, सॉरी 3, तो नीचे आ जाएगा 3, तो ये आ गया आपका आंसर। सेम ऊपर का निकाल के दोनों को ऐड कर दो, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, विस्कस फोर्स निकालते हैं। और याद रखना विस्कस फोर्स में आपकी जो बॉडी है, बॉडी मूव ऑन लेयर्स,
तो आपकी जो बॉडी वो किस पे मूव करती है? लेयर्स के ऊपर मूव करती है। क्या करती है? लेयर्स के ऊपर मूव करती है। इसका मतलब क्या है? ये फ्लूइड की लेयर है, ये एक और लेयर है, ये एक और लेयर है, और ये आपकी प्लेट है। तो आपकी जो प्लेट है वो लेयर्स के ऊपर मूव करती है, लेयर्स को बिगाड़ती नहीं है, लेयर्स के पैरेलल मूव करती है आपकी बॉडी। ठीक है? कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप। तो एक पाइप के अंदर आपका लिक्विड का फ्लो कैसा होता है? टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप। सपोज करो कि ये आपका कोई पाइप है ना, और याद रखना मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो लिक्विड सरफेस के पास में होता है उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। तो होगा क्या? सरफेस के पास में जो लिक्विड है वो धीरे धीरे चलेगा, और जो बीच में होता है वो तेज चलता है। तो बेसिकली पाइप के अंदर पैटर्न कैसा होता है? जो आपका बीचों बीच में लेयर है वो सबसे तेज चलती है, और फिर धीरे धीरे आपके लेयर्स की स्पीड घटती जाती है। इस तरीके से बनाओ इसको अपनी कॉपी में, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो इस तरीके से आपका फ्लो होता है पाइप के अंदर। तो अगर आपका विस्कस फोर्स ज्यादा है तो होगा क्या? जो लेयर आपके सरफेस के कांटेक्ट में है वो तो बहुत धीरे चलेगी या नहीं भी चल सकती है, और जो लेयर आपकी बीचों बीच है वो सबसे तेज चलेगी। तो ये आपका फ्लो पैटर्न है किसमें? एक पाइप के अंदर। बना लो इसको अपनी कॉपी में। गर्वित, वहां पे मैंने थिकनेस बहुत कम ली है बेटा, बहुत कम थिकनेस ली है वहां पे। बना लो इसको अपनी कॉपी में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बना लो इसको, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स फोर्स। तो अब स्टोक्स फोर्स क्या बोलता है, ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये आपकी फ्लूइड की लेयर है, मान लो ये आपकी फ्लूइड की लेयर है, ये आपकी फ्लूइड की लेयर है, ये आपकी फ्लूइड की कोई लेयर है, और मान लो कि एक कोई स्फीयर है वो इस तरीके से ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है नीचे। और होगा क्या? देखो, ये स्फीयर जैसे इस लेयर से टकराएगा तो इस लेयर को तोड़ देगा। तो ये स्फीयर इन लेयर्स को तोड़ते हुए नीचे जाएगा। क्या करेगा? इन लेयर्स को तोड़ते हुए नीचे जाएगा। तो इस स्फीयर पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा? ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगेगा। उसको हम बोलते हैं स्टोक्स फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोक्स फोर्स। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि यार स्टोक्स फोर्स और विस्कस फोर्स में क्या अंतर है, तो विस्कस फोर्स में क्या होता है? आपका जो मटेरियल होता है ना, जो प्लेट होती है, वो लेयर के पैरेलल चलती है, और इसमें आपका मटेरियल क्या कर रहा है? इस तरीके से लेयर को तोड़ता हुआ अंदर आ रहा है। क्या कर रहा है? तोड़ता हुआ अंदर आ रहा है। जैसे तुम मान लो तुम्हारे घर पे मान लो शहद हो, तो शहद का जो जार होता है, अपनी उंगली लेना और शहद के अंदर डुबोना, तो तुम्हें लगेगा यार तुम्हारा जो शहद है ना वो तुम्हारी उंगली पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? शहद की लेयर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम तो शहद पे नीचे फोर्स लगा रहे हो, शहद तुम्हारे पे ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये जो ड्रैग फोर्स है ना, ये होता है आपका स्टोक्स फोर्स। ये क्या होता है? आपका स्टोक्स फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अब तुम सब ध्यान से समझना, सब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अब सब ध्यान से समझना। देखो, मान लो कि ये एक पतला आदमी है, और मान लो कि ये एक मोटा आदमी है, और मान लो कि ये दोनों साइकिल चला रहे हैं। ये एक पतला सा आदमी है, ये एक मोटा सा आदमी है, और दोनों साइकिल चला रहे हैं बहुत तेज। तो पता है, तुम अपन अपन कभी भी साइकिल चलाते और हवा चल रही हो तो अपने को लगता है ना हवा अपने पे फोर्स लगा रही है। अब खुद मुझे बताओ कि हवा इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगी कि इस मोटे आदमी पे ज्यादा फोर्स लगाएगी? सोचो, लगाओ दिमाग। एक पतला आदमी सड़क पे साइकिल चला रहा है बहुत तेज, फतेह सागर जा रहा है, और एक मोटा आदमी साइकिल चला रहा है बहुत तेज। दोनों पे हवा फोर्स लगाएगी। आप मुझे सोच के बताओ, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, सोच के बताओ। एक पतला आदमी है वो साइकिल चला रहा है, और एक मोटा आदमी है वो साइकिल चला रहा है मोटे आदमी पे। तो याद रखना, आपका जो फोर्स होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेडियस के। तो जितना ज्यादा बड़ा स्फीयर होगा उतना ज्यादा आपका फोर्स लगेगा, है ना। दूसरा, आप एक मुझे बात बताओ, तो एक तो अपने को क्या कंसेप्ट मिला, देखो मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूं। तो एक तो अपने को पता पड़ा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जितनी ज्यादा मोटी आपकी बॉडी होगी, जितनी ज्यादा साइज होगी, उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा। अब दूसरा दूसरा ऑप्शन देखो, देखो एक केस में तुम धीरे धीरे साइकिल चला रहे हो, एक केस में तुम बहुत तेज साइकिल चला रहे हो। तुम कभी स्कूटी भी बहुत तेज चलाना, एक केस में तुम धीरे धीरे चला रहे हो, एक केस में तुम तेज चला रहे हो। तो जितनी ज्यादा तुम्हारी वेलोसिटी होगी, तुम उतनी ज्यादा लेयर्स तोड़ोगे, है ना। अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो एक सेकंड में 2 लेयर तोड़ोगे, लेकिन अगर तुम तेज चलोगे तो एक सेकंड में ज्यादा लेयर तोड़ोगे। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वेलोसिटी होगा। तो जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी है, मतलब जितना ज्यादा रेडियस है, उतना फोर्स लगेगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी है, उतना फोर्स लगेगा। कोई डाउट है इन दोनों में तो पूछो, कोई भी डाउट है इन दोनों में तो पूछो। और तीसरा, अब खुद मुझे बताओ कि अगर तुम एक तो हवा में साइकिल चला रहे हो, अगर तुम मान लो पानी में साइकिल चला रहे हो, किसमें? एक तुम हवा में साइकिल चला रहे हो, एक तुम पानी के अंदर घुस के पानी के अंदर साइकिलिंग कर रहे हो। आप मुझे बताओ दोनों में किस केस में आप पे ज्यादा फोर्स लगेगा? पानी में। पानी में। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, उतना फोर्स लगेगा। और इन तीनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं तो आपका स्टोक्स फोर्स आता है 6π∗RV। लिख लो अपनी कॉपी में। यह फॉर्मूला खाली एक स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी बॉडी के लिए इतना आसान फॉर्मूला नहीं आता है। बाकी बॉडी के लिए फिर आपको सिमुलेट करना पड़ता है। स्फीयर के लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो लिख लो अपनी कॉपी में। अगर कोई भी स्फीयर किसी लिक्विड में मूव कर रहा है, तो अगर वो नीचे जा रहा है तो स्टोक्स फोर्स ऊपर लगेगा, अगर वो ऊपर जा रहा है तो स्टोक्स फोर्स नीचे लगेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, ये स्टोक्स फोर्स का फॉर्मूला है। लिख लो 6π∗RV। ईटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस, वी वेलोसिटी। 6π एक कांस्टेंट है, एफएस आपका स्टोक्स फोर्स है। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। लिख लो। तो आज हमें 2 फोर्स पढ़े। तो विस्कस फोर्स कब लगता है? जब आपकी प्लेट एरिया के पैरेलल चलती है। और स्टोक्स फोर्स कब लगता है? जब आपकी प्लेट लेयर्स को तोड़ते हुए जा रही है। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। विस्कस फोर्स में कोई डाउट है तो पूछो, स्टोक्स फोर्स में कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो। देखो, तुमने कभी नदी को देखा है? एक नदी बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छे तरीके से नदी फ्लो कर रही है ना। एकदम नदी का पानी है, वो मस्त स्ट्रेट जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मान लो कि तुम रास्ते में एक पत्थर रख दो, रास्ते में एक भाटा रख दो। तो होता क्या है, जैसे ही रास्ते में पत्थर आता है तो आपका जो फ्लूइड है वो इस तरीके से जाता है, हर कहीं जाता है इस तरीके से। तुम कभी रख के देखना, है ना। तो पत्थर के टकराने से पहले जो आपका फ्लो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो। लेमिनार, या फिर यहां पे एक और वर्ड यूज किया जाता है, स्ट्रीमलाइन। और टकराने के बाद जो फ्लो है ना, इसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो में तो क्या होता है, आपके जितने भी लेयर्स हैं वो इस तरीके से सब पैरेलल मूव करती है। जितनी भी लेयर्स हैं कैसे मूव करती है? पैरेलल। लेकिन टर्बुलेंट में कोई फिक्स नहीं है, आपका कोई भी फ्लूइड कहीं पे भी जा रहा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई कहीं पे भी जा सकता है। तो लेमिनार फ्लो इस तरीके से होता है, टर्बुलेंट फ्लो आपका ये होता है। ये तो कंसेप्ट है। अब मैं इसकी थ्योरी पे आता हूं। देखो, तो ये मैंने लेमिनार फ्लो का देखो डायग्राम बना रखा है, ये मैंने टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम बना रखा है। तो लेमिनार फ्लो में होता क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो भी पार्टिकल पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी हमेशा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है।
laminar flow streamline flow occurs when a fluid flow in parallel layers with no disruption between the layer. मैं तुम्हें अभी कहा था जब लेयर्स पैरेलल होती है तो कौन सा होता है, लेमिनार फ्लो. लेमिनार फ्लो कब पॉसिबल है, लो वेलोसिटी पे, ये याद रखना. अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फिर लेमिनार फ्लो पॉसिबल नहीं है. तो एट लो वेलोसिटीज लेमिनार फ्लो पॉसिबल होता है ना. और फिर अपन बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की. इसमें कोई भरोसा नहीं है. इसे फ्लो विच इंक्लूड्स रैपिड वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड फ्लो वेलोसिटी इन स्पीड एंड टाइम. इसका मतलब क्या है कि यहां पे कभी पार्टिकल तेज जाएगा, कभी धीरे जाएगा, कभी तेज जाएगा, कभी धीरे जाएगा. किसी का कोई भरोसा नहीं है. नो पैरेलल लेयर्स. एक और लाइन लिख लेना कि यहां पे कोई भी पैरेलल लेयर्स नहीं होती है. चौथा, टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, जब हाई वेलोसिटी होती है. अगर आपका फ्लूइड बहुत तेज फ्लो कर रहा है तो फिर लेयर्स पैरेलल मूव नहीं कर पाती. तो टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, हाई वेलोसिटी पे, है ना. लेमिनार फ्लो कब होता है, लो वेलोसिटी पे. लेमिनार में क्या होती है, सारी जो आपकी लेयर्स है वो पैरेलल मूव करती है. टर्बुलेंट में पैरेलल मूव नहीं करती है. टर्बुलेंट में क्या होता है, लेयर्स हल्के से ही मूव करती है ना, कोई पैरेलल मूव नहीं करती है. और लेमिनार में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. टर्बुलेंट में आपकी वेलोसिटी चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम. लिख लो अपनी कॉपी में, ये लिख लो. ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लेमिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो का. लिख लो. तुम्हें डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि लेमिनार और टर्बुलेंट में क्या डिफरेंस है. लिख लो. और कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछो यार. रानू कोई डाउट है, तहसीन, मेघना कोई डाउट है तो पूछो. लेमिनार फ्लो में क्या होता है, आपकी जो लेयर्स होती हैं वो इस तरीके से पैरेलल मूव करती हैं. टर्बुलेंट में लेयर्स का फंडा ही नहीं है. आपकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि लेयर्स डिसरप्ट हो जाती है बार बार, क्योंकि आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स इतना तेज तेज चल रहे हैं कि वो लेयर में मूव कर ही नहीं पाते. उनका फ्लो बार बार डिसरप्ट होता है. ना तो इनमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ना इनकी लेयर्स पैरेलल चलती है. पर लेमिनार फ्लो में क्या होता है, आपकी पैरेलल लेयर्स होती हैं. इसलिए एट लो वेलोसिटीज लेमिनार फ्लो, एट हाई वेलोसिटीज क्या होता है, आपका टर्बुलेंट फ्लो. लेमिनार में क्या होती है, आपकी जो लेयर्स होती है वो पैरेलल मूव करती है. टर्बुलेंट में पैरेलल मूव नहीं करती है. लेमिनार में क्या होता है, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है. कांस्टेंट का मतलब है जैसे ये एक पॉइंट है, यहां पे अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. तो आप कभी भी जाके देखोगे ना तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ही होगी और आपका पार्टिकल आगे जा रहा होगा. लेकिन टर्बुलेंट में कोई भरोसा नहीं है. कभी यहाँ पे पार्टिकल इधर भी जा सकता है, कभी इधर भी जा सकता है, कभी इधर भी जा सकता है. लिख लो इसको. और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो. कोई डाउट है तो पूछो. अरे तुम पूछते ही नहीं हो यार. कुछ तो डाउट होगा. किसी को कोई डाउट ही नहीं है. ओके, कोई डाउट नहीं है. तो एक ये मैं आपको भेज रहा हूं, ये तो वैसे भी स्लाइड में आपको भेज दूंगा, तो आप बाद में लिख सकते हो. एक इंपॉर्टेंट लाइन है. वो लाइन क्या है देखो, तुम समझो. लेमिनार फ्लो में क्या होता है, आपकी लेयर्स इस तरीके से पैरेलल होती है. तो विस्कस फोर्स क्या करता है, इन लेयर्स को पैरेलल रहने में मदद करता है. क्या करता है, विस्कस फोर्स में क्या होता है, ऊपर वाले एटम नीचे वाले एटम को पकड़ के रखते हैं, नीचे वाले एटम बीच वाले एटम्स को पकड़ के रखते हैं. तो लेमिनार फ्लो होने में विस्कस फ्लोस का काफी सपोर्ट होता है. तो लेमिनार, तो लिखो अपनी कॉपी में, लेमिनार फ्लो इज पॉसिबल ड्यू टू लेमिनार फ्लो is possible due to viscous force between layers. viscous force between layers. viscous force क्या करता है, आपकी एक लेयर दूसरी लेयर को पकड़ के रखती है. तो क्या होता है, वो लेयर बंधी हुई रहती है, बिगड़ती नहीं है. जैसे टर्बुलेंट में बिगड़ जाती है ना, वैसे इसमें बिगड़ती नहीं है. तो लेमिनार फ्लो इज पॉसिबल ड्यू टू विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर्स. तो इस लाइन को तुम याद रखना. तो कोई तुम्हें पूछे कि यार अगर मैं फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ा दूंगा तो क्या मेरा फ्लो लेमिनार रहेगा कि टर्बुलेंट, तो याद रखना, अगर आपने विस्कोसिटी बढ़ा दी इसका मतलब तो यार अब आपके जो एटम्स हैं वो बाकी एटम्स को और पकड़ के रखेंगे, तो आपका फ्लो और ज्यादा लेमिनार हो जाएगा, है ना. तो लेमिनार फ्लो इज पॉसिबल
ड्यू टू विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर्स। तो लेयर्स के बीच का जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो बांध के रखता है। मैं आ रहा हूं रानू, तेरे को एक चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये लिख लो एक बार। तो याद रखना, आपका जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा, आपके लेयर्स के बीच में उतना फोर्स होगा। तो एक लेयर क्या करेगी, दूसरी लेयर को पकड़ के रखेगी। तो लेमिनार फ्लो इज पॉसिबल ड्यू टू विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि लेमिनार और टर्बुलेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो याद लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से पता करता है, वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू विल डिफाइन। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बताती है कि आपका फ्लो लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा कि क्या होगा। तो वैल्यू विल डिफाइन द टाइप ऑफ फ्लो। तो आपके फ्लो का टाइप क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर से पता पड़ता है। और याद रखना, रेनॉल्ड्स नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो मतलब डेंसिटी कितनी है, वी मतलब वेलोसिटी कितनी है, डी मतलब पाइप का डायमीटर कितना है, और नीचे आएगा ईटा, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है, रो वी डी अपॉन ईटा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है, मतलब एक बात पक्की है कि आपका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम है, तो एक बात पक्की है कि आपका जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो है। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में है, तो अपन कुछ नहीं कह सकते। इस फ्लो को हम बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। मतलब हम नहीं बोल सकते क्या होगा, है ना। 1000-2000 के बीच में, 1000 के आसपास लेमिनार, 2000 के आसपास भी टर्बुलेंट, 2000 से ऊपर तो पक्का टर्बुलेंट होगा, 1000 से नीचे पक्का लेमिनार होगा। जैसे मान लो 1100 आ गया तो भी लेमिनार बोल सकते हो, जैसे 1900 आ गया तो टर्बुलेंट बोल सकते हो। लेकिन 1400, 1500, 1600 आ गया तो अपन नहीं बोल सकते। तो वो होता है आपका अनस्टेडी फ्लो, अपन उसके बारे में नहीं बोल सकते। 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, 1000 से कम है तो लेमिनार। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और याद रखना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तुम घर पे इसका डायमेंशन निकाल के देखना, रेनॉल्ड नंबर का, रो वी डी ईटा, सबके डायमेंशन पुट करना या ऐसा यूनिट पुट करना, तुम्हें इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं मिलेगा। लिख लो इसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे, एक तो सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एक क्लास टॉपिक और बचा है वो टर्मिनल वेलोसिटी और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, है ना। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि क्लास एक्चुअली खत्म होने वाली है 1 मिनट में। ओके।